Good evening, everyone. Kushanti to all of you. Today we'll discuss on heating effect of current and power, which is comes under the electricity chapter. Okay. तो हम इस सेशन में क्या क्या कवर करेंगे वो देखते हैं। क्या क्या कवर करना है हमको। पहला जो आपका टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एप्लीकेशन ऑफ हीट इफेक्ट्स एंड इलेक्ट्रिक पावर, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड सम न्यूमेरिकल्स। ओके, तो टॉपिक से मूव होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो हमारे करंट इफेक्ट होता है ना, वो देयर आर थ्री इफेक्ट्स। कितने इफेक्ट्स होते हैं हमारे करंट के? थ्री इफेक्ट्स ऑफ करंट। जो आपका फर्स्ट होता है वो होता है केमिकल इफेक्ट। इसको आपको क्लास 12th में पढ़ना है डिटेल में। और सेकेंड आपका होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जस्ट इसके बाद का जो चैप्टर है उसमें आपको देखना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो हमें पढ़ना है इसमें थर्ड इफेक्ट हमारा वो है हमारा क्या है, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट। तो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। एज यू कैन सी द फिगर। अब यहाँ से जैसे ही बैटरी करंट पास हो रहा, ठीक है, करंट हमारा पास होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है हमारा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये कोलाइड हो रहे हैं, कोलिजन के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। तो जब कोलाइड हो रहे हैं वहाँ पे तो क्या हो रहा है, जब भी कोई चीज़ कोलिजन होगी, बार बार रिपीटेटिव कोलिजन होता रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगी, कुछ तो हीट जनरेट होगा ना। एटम्स एंड चार्जेस के जब भी हमारे कोलिजन अकर होगा तो वहाँ पे कुछ तो हीट जनरेट हो रहा होगा, हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा। यानी जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही होगी, हीट एनर्जी में। ठीक है, अगर सपोज कि अगर हम हाथ अपना रब करते हैं, अगर हम हाथ रब कर रहे हैं तो क्या होता है, हमें हीट फील होती है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए हमें हीट फील होती है। उसी तरह इसमें एक ही इलेक्ट्रिक में कि जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, करंट हमारा फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, एज यू कैन सी कि इलेक्ट्रॉन हमारा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो हो रहा है। तो जो एटम्स हैं इस कंडक्टर में उनके साथ वो कोलाइड हो रहे हैं। यानी जब कोलिजन होकर हो रहा है, रिपीटेटिव कोलिजन होकर हो रहा है, तो वहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल सा डिफिनेशन हम क्या हो जाएंगे, लेट्स ये आप स्क्रीन पे। व्हेन करंट इज पास थ्रू अ conductor due to repetitive collision between atoms and charges, heat energy and power are dissipated. In second terms, you can say that second word, the generation of heat, the generation of heat in the resistor when electricity flow through it is called the heating effect of current. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो जाहिर सी बात है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का करंट इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन हमारा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करेंगे। तो अब एक हमारे कंडक्टर में या रजिस्टर में देयर आर मिलियंस ऑफ एटम एंड व्हेन द करंट फ्लो, तो हमारे वहाँ पे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फ्लो होते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। यानी जब वो एटम से कोलाइड करेंगे तो जो कोलिजन के टाइम जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन्स मोशन में है, इलेक्ट्रॉन इसमें मोशन में, तो आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड कर रहे हैं तो कोलिजन की वजह से क्या कर हो रहा है, हमारा कोलिजन अगर हो रहा है तो क्या जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है। ओके, तो इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एक नेम से जानते हैं, जूल के नाम से, जिन्होंने ये बताया था कि हमारा क्या होता है, एच जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई स्क्वायर आर टी है। ठीक है, इसको भी इसी से हम समझ लेते हैं क्या कि अब आप लोग ही बताओगे, अब जब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, यानी करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कोलाइड हो रहे हैं किसके साथ, एटम के साथ।
सपोज करो कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी ऐसा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ पे कोलिजन भी ज़्यादा होंगे, मिलियंस ऑफ बहुत ज़्यादा कोलिजन होंगे। जब कोलिजन बहुत ज़्यादा होंगे तो हीट भी ज़्यादा जनरेट करेगा। यानी अगर रेजिस्टेंस हमारा बहुत ज़्यादा हाई है, कोलिजन भी ज़्यादा होगा वहाँ पे। जब कोलिजन ज़्यादा होगा तो हमारा हीट वहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। यानी अब इससे क्या दिख रहा है कि अगर रेजिस्टेंस हाई है तो हीट भी ज़्यादा होगा फिर। तो अब ये हीट जो है ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ना किस पे, रेजिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अब सेकेंड एग्जांपल लेते हैं कि सपोज कि आपके पास दो बल्ब है, आप एक जो जिस रूम में उस रूम में दो बल्ब है। एक बल्ब हमारा 5 आवर्स के लिए जल रहा है और एक बल्ब 2 आवर्स के लिए लाइट एमिट कर रहा है, स्विच ऑन। एक का 5 आवर के लिए स्विच ऑन किया है, एक का मान लो सपोज कि 5 आवर्स के लिए स्विच ऑन है, बी का 2 आवर्स के लिए स्विच ऑन है। तो अब इन दोनों में इस बल्ब में से ए और बी बल्ब में से कौन सा ज़्यादा हॉटर होगा, हॉट कौन सा ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली बात है, आपका आंसर होगा एक वाला। क्यों? क्योंकि वो 5 आवर के लिए क्या हो रहा है, लाइट से एमिट कर रहा है, स्विच ऑन रखे 5 आवर्स के लिए। तो यानी अगर हमारा अमाउंट ऑफ टाइम इंक्रीज होगा तो वहाँ पे हीट भी जनरेट होगी। ठीक है, करंट जब फ्लो हो रहा है अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, सपोज 5 आवर्स के लिए करंट फ्लो हो रहा है, तो उस 5 आवर्स में क्या हो रहा है कि एक बल्ब की हीटिंग ज़्यादा हो रही है, वो ज़्यादा गर्म होगा बल्ब। तो अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जो H है, जो हीट है, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि अभी इसमें हमारा ये रेजिस्टेंस हमारा कंडक्टर, इसमें अभी 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, करंट इधर से फ्लो हो रहा है। जब 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इन केस हमारा 12 एम्पियर करंट फ्लो अगर हम कर रहे हैं, तो जब 12 एम्पियर करंट फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी 12 एम्पियर के अकॉर्डिंग ही फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्लो होने स्टार्ट करेगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो जब इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कोलिजन भी बहुत ज़्यादा करोगे, तो वहाँ पे हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी। यानी अब तीसरे एग्जांपल से क्या दिख रहा कि हमारा हीट जो है वो डायरेक्टली किसके डिपेंड कर रहा, करंट के। बट हम करंट नहीं कहेंगे, स्क्वायर ऑफ करंट कहेंगे हम। ठीक है, अब उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर। ओके, स्क्वायर ऑफ द करंट। तो हमारा हीट भी किस पे डिपेंड कर रहा, स्क्वायर ऑफ द करंट। यानी जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा हीट, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो अब हमारी यही तो जूल्स लॉ कहता है, आई स्क्वायर आर टी। अब इसी से हम क्या बना लेंगे डिफिनेशन, क्या डिफिनेशन हो जाएगी, लेट्स सी। It's stated that heat produced in a conductor is directly proportional to the square of the amount of the current, resistance R of conductor, time period of flow of current। यानी जो हमने अभी पीछे समझा, H is directly proportional to I square R and T। ठीक, इसने तो हमें जूल्स लॉ ने बता दिया, इसको जूल्स ने बता दिया है इसको। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेशन देखते हैं, डेरिवेशन ऑफ जूल्स लॉ देखते हैं हम। ओके, वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये जो था पोटेंशियल डिफरेंस ना, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारा W इज इक्वल टू वी क्यू, वर्क डन W इज इक्वल टू वी क्यू। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अगर हम I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी क्या हो जाएगा Q इज इक्वल टू आई टी, तब यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन जाएगा W इज इक्वल टू वी आई टी। ठीक है,
एक इक्वेशन ये बना हमारा, ये आगे न्यूमेरिकल्स में यूज भी आएंगे वी आई टी। अब नाउ, अब वी आई को हम क्या कहते हैं, वी आई को क्या कहेंगे हम? अगर हम सॉरी वी आई, वी ओम्स लॉ क्या होता है हमारा, आई आर होता है। ओम्स लॉ क्या होता है, आई आर होता है। अगर मैं वी की जगह आई आर पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन वी सॉरी वी आई आर आई टी, क्या हो गया हमारा, आई स्क्वायर आर टी। वर्क डन, वर्क डन क्या है हमारी, वर्क डन करेंगे जब कोई भी वर्क डन होगा तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यानी हम इसको सिंपल सा कह सकते हैं कि हीट क्या हमारी एनर्जी है, तो हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ये हमारा डेरिवेशन है किसका, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हमारा यूज होता है, ये भी फॉर्मूला हमारा यूज होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ये भी फॉर्मूला यूज होता है न्यूमेरिकल सॉल्व के लिए। देखो ये जो फॉर्मूला होता है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपके सर्किट डायग्राम में हो या फिर कोई ऐसा सर्किट दिया हो या फिर इक्वेशन दिया हो जिसमें सीरीज और पैरेलल की बात हो रही हो, तो अगर सीरीज की बात हो रही है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला रख देंगे। ठीक है, अगर पैरेलल की बात हो रही हो तो सबसे इजी वे में फॉर्मूला कौन सा रखेंगे, जस्ट आई स्क्वायर, यानी v इज इक्वल टू जो आई आर है तो i इज इक्वल टू यहाँ से हम v बाई आर लिख सकते हैं, तो इसी को हम पुट कर देंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी आर एंड टी, आर वन कैंसिल हो जाएगा, एक एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर एंड टी। उससे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस है उसकी हीट प्रोड्यूस निकालनी तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके ओके, लेट्स सी सम न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रिक हीटर हैविंग अ रेजिस्टेंस इक्वल टू 5 ओम इज कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिक सोर्स इफ इट प्रोड्यूस 180 जूल ऑफ हीट इन 1 सेकेंड। यानी कह रहा है कि एक हमारा रेजिस्टेंस है, एक हीटर है जो जिसका रेजिस्टेंस कितना 5 ओम है और वो कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा 180 जूल, कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द हीटर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द हीटर। कुछ नहीं करना, हमें पता है ना, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी, बस ये वाला फॉर्मूला इसमें रख देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा हीट दिया हुआ कितना 180 जूल, ओके, रेजिस्टेंस दिया हुआ हमारा 5 ओम एंड टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड, टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड। ठीक है, तो 180 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 5। ठीक, अब इसको हम निकाल लेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 एंड 90, तो v इज इक्वल टू ओवर रूट 900, तो v इज इक्वल टू 30 वोल्ट। एक तो हमारा ये तरीका हो गया। ठीक है, अगर हम दूसरे तरीके से निकाले जो हमारे फॉर्मूला, हमारे कौन कौन से फॉर्मूला भी देखे हमने हीट के, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इससे तो निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि करंट हमें पता नहीं है, करंट क्या है हमें पता नहीं है, तो करंट पता है नहीं तो हम इससे निकाल नहीं पाएंगे, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस फॉर्मूले से हम उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, कितना दिया हुआ 20 ओम दिया है, टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकेंड। अब यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये करंट दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है, अब हीट निकालना है,
तो हम क्या लिख लें, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब इस पे रख लो 5 एम्पियर, 25 हो जाएगा ये, आर हमारा कितना है 20 है और 30 सेकेंड है, कितना हो जाएगा हमारा 25 मल्टीप्लाई बाई 600, 15,000 जूल। कितना हीट प्रोड्यूस करेगा 15,000 जूल। ओके, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट हैं। एज यू कैन सी दैट देयर आर 3 एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट जो हमारे एडवांटेजेस है, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड हीटिंग एलिमेंट। तो दोस्तों हमें पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है हमारा फिलामेंट। ठीक है, हम CFL की बात नहीं कर रहे या फिर ट्यूबलाइट की बात नहीं कर रहे, हम बल्ब की बात करें जिसमें फिलामेंट हो। फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। ठीक है, अब हमें टंगस्टन की पता है कि मेल्टिंग पावर कितनी होती है 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी इसकी मेल्टिंग पावर जो होती है काफ़ी हाई होती है। मेल्टिंग पावर काफ़ी हाई होती है इसकी। ठीक है, तो जब मेल्टिंग पावर ज़्यादा हाई होती है तो यानी ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और ये रेजिस्टेंस सॉरी। और एक क्वेश्चन है इसमें ये कि हमारा जो हीटिंग एलिमेंट्स जो न्यूमेरिक निक्रोम है, जो हमारा निक्रोम है, क्या निक्रोम की रेजिस्टिविटी टंगस्टन से ज़्यादा होती है? नहीं, टंगस्टन से रेजिस्टिविटी हमारी निक्रोम की ज़्यादा होती है टंगस्टन से। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है इस कंपेरिजन ऑफ टंगस्टन, बट इसकी जो मेल्टिंग पावर होती है वो 1400 डिग्री सेल्सियस होती है। मेल्टिंग पावर इसकी 1400 डिग्री सेल्सियस, यानी काफ़ी कम है टंगस्टन से, ये काफ़ी कम है टंगस्टन से। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़, अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हमारे घर में ना हो या फिर हमने उस फ्यूज़ की मेल्टिंग पावर को इंक्रीज़ कर दिया, जो हमारा घर की जो हाउस होल्ड की जो सर्किट होती है हमारी, उस सर्किट से ज़्यादा का अगर हमने इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगा दिया तो क्या होगा कि अगर करंट वोल्टेज हमारा ज़्यादा पास हो गया, करंट वोल्टेज ज़्यादा अगर पास हो गया तो हमारा घर फूक जाएगा, जल जाएगा, हमारा मकान शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से हमारे जो इसकी जो मेल्टिंग पावर होती है, इसकी जो मेल्टिंग पावर होती है बहुत ज़्यादा कम नहीं होती, बस जो हमारे सर्किट डायग्राम जो हमारे घर का जो सर्किट होता है उससे थोड़ा कम बनाया जाता है मेल्टिंग पावर, ताकि घर के अप्लायंस पे कभी कोई नुकसान ना पड़े अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आ गई बाई चांस। ओके, यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये अभी फ्यूज़ नहीं है, और जैसे ये फ्यूज़ हो जाएगा, सपोज बस्ट हो जाएगा ये, तो इस टाइप से हमारा ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और घर में एक कटआउट होता है हमारे मेन पावर के पास, इस पावर में हमारा क्या होता है, ये हमारा फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ ये बना किसका होता है, कॉपर एंड निकल का बना होता है। ये भी क्या होता है, एलॉय होता है हमारा। ठीक है, कॉपर और निकल का बना होता है, ये भी एलॉय होता है। ओके, अब बात करते हैं हीटिंग एलिमेंट की। तो हीटिंग एलिमेंट जितने भी हमारे हैं, जो भी अप्लायंसेस हैं हीटिंग एलिमेंट के, सब में निक्रोम वायर यूज होता है। ठीक है, कौन सा वायर, निक्रोम वायर यूज होता है, क्योंकि निक्रोम वायर जो है हीट ज़्यादा जनरेट करता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है। मुझे इतना ही पता है निक्रोम वायर ज़्यादा यूज होता है जितनी भी हमारी हीटिंग एलिमेंट होती हैं। ठीक है, निक्रोम वायर इसका क्या होता है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, एरिया कम होता है। अगर ये लेंथ ज़्यादा एरिया कम है तो रेजिस्टिविटी से ज़्यादा ही होती है। तो अगर लेंथ ज़्यादा है और एरिया कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यानी ये हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन का स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा है कि जो पहले क्या होता है कि हमारा निक्रोम वायर होता है। ठीक है, इस तरीके से निक्रोम
वायर होता है। फिर उसके नीचे एक प्लेट होती है जिसको मीका कहते हैं, जो हीट के लिए अच्छी होती है, कहा था कि गुड कंडक्टर फॉर द हीट। फिर उसके बाद मेटल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो करंट हमारे पास भी ये हीट ये मेटल का होता है, तो जिसकी वजह से हम आयरन कर पाते हैं, क्योंकि ये हीट इस पे देगा तो ये भी जाहिर सी बात है गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा ये, और जब हम आयरन करेंगे तो हमारा कपड़ा चकाचक हो जाएगा। ठीक है, ये थे हमारे एप्लीकेशन ऑफ हीट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। पावर यानी ताकत, सबको जरूरत है भाई, पावर की सबको जरूरत है, ताकत सबको चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ इसको। सपोज दैट कि आपके घर पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, आपके पापा कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, आप यहीं मौजूद हो, बैठे हो, तो अब आपके जहाँ पे ज़्यादातर 100 बोरियां सीमेंट की आपके पड़ी हुई हैं, तो अब 2 लेबर आपने लाया, एक लेबर ए और एक लेबर बी, ठीक है। तो अब आपने कहा कि इस जितने ये 100 बोरियां 50 ए उठा लो, 50 बी छत पे ले गया पहुंचा देना है, यानी छत पे हमें पहुंचवाना है 50-50 करके ए और बी से। ए ने उसी 50 बोरी को 3 घंटे में छत पे सारा पहुंचा दिया, बी ने उस 50 बोरी को 5 घंटे में पहुंचाया, यानी ए ने कितने घंटे में उसको कंप्लीट किया, 3 आवर में, और बी ने कितना किया, 5 आवर में। ठीक है, दोनों ने वर्क डन तो इक्वल किया, जो इनका वर्क डन हुआ वो क्या हुआ, इक्वल हुआ, क्योंकि 50 बोरी ये भी लेके गया है, 50 बोरी ये भी लेके गया है, लेकिन इसने 3 घंटे में कंप्लीट किया, इसने 5 घंटे में कंप्लीट किया। तो हम क्या कहेंगे कि ए वाले के पास ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा पावर है, तो वो 3 घंटे में कर लिया। यानी कि अगर हम कोई भी काम कम समय में करेंगे तो हमारा क्या होगा, पावर होगा। कोई भी काम कम समय में अगर करेंगे हम तो क्या होगा, वो पावर होगा। ओके, तो as you can see, the definition of electric power, the rate at which electric energy is consumed is called electric power. In other words, you can say that कि rate of doing work, क्या कह सकते हो, the rate of doing work. Okay, the rate of doing work. अब यहाँ से हमारा क्या फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पावर का बन रहा है, P is equal to W by T. P is equal to W by T. अब यहाँ से हम डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू V by Q. ओके, लेट्स पुट इट, तो VQ अपॉन T क्या हो गया, P। अब ये दिख रहा है Q by T को हम क्या कहते हैं, I कहते हैं, करंट। तो यानी P इज इक्वल टू VI, ठीक है। ये क्या हो गया, डिराइव्ड फॉर्मूला, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट, ठीक है। और इससे बड़ी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो वॉट। ओके, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पावर। तो अब देखेंगे हम इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी आई एंड आर, ठीक है। इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी आई एंड आर, तो हमें पता है कि अभी पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई, ठीक है। अब अगर हम इसको, जो हमारा V है, तो ओम्स लॉ का हमें फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू आई आर। अगर यहाँ पुट कर दे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। एक इक्वेशन ये भी फॉर्मूला हो गया किसका, पावर का, ये भी किसका इक्वेशन हो गया, पावर का इक्वेशन हो गया। ओके, अब जो ज़्यादातर यूज होते हैं हमारे पावर का, अगर हम इसको, यानी यहाँ पे जो आई है हमारा, ये आई है, अगर वी आई इज इक्वल टू वी आई आर रख देंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा हमारा, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन
आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर, आर से आर एक कैंसिल, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ये हमारा इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी आई एंड आर हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला ज़्यादातर हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज भी होता है, पी इज इक्वल टू वी बाई पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। ओके, हमारा ये क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग बल्ब रेटेड 40 वाट 220 वोल्ट 100 watt 220 volt which one will glow brighter when connected in series to supply of 220 volt? Okay, let's draw the figure first। अब हमारा ये बल्ब है जो 40 वाट का है और दूसरा बल्ब जो है 100 वाट का। अब ये दोनों किससे कनेक्टेड हैं? बैटरी से। बैटरी कितनी है? 220 वोल्ट। तो क्वेश्चन ये हमारा है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा ग्लो करेगा। तो लेट्स फाइंड इट। तो हमें पावर का फॉर्मूला पता है वी स्क्वायर बाई आर। तो पहले रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। तो फॉर फर्स्ट बल्ब के लिए जाते हैं, तो वी स्क्वायर 220 मल्टीप्लाई बाई 220 अपॉन 40। तो 10 to 10 कैंसिल और ये आपका हो गया 55, यानी 55 मल्टीप्लाई बाई 22 हो जाएगा आपका 121 यानी 1210 ओम। रेजिस्टेंस कितना है? 1210। ओके, अब सेकेंड के लिए जाते हैं। फॉर द सेकेंड बल्ब R2 is equal to V square by P2। Again 220 multiply by 220 upon 100, 10 to 10 cancel। तो 22 multiply by 222 484 ओम। ठीक है, यानी अब हमारी R1 की जो रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर देन R2 है। R1 की रेजिस्टेंस ग्रेटर देन R2 है। अब यहाँ पे क्या है? अगर देखा जाए जब रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी किसमें? R1 में देन R2। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी R1 में R2, यानी जो 40 वाट का बल्ब होगा जिसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो ग्लो भी वही ज़्यादा करेगा। यानी 40 वाट का बल्ब जो होगा वो ग्लो ज़्यादा करेगा किससे? 100 वाट के बल्ब से। अंडरस्टूड? क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। अगर यहाँ से देखा जाए हम, यानी रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हाई होगा पावर उतना कम होगा ना। मतलब जिसका किसी बल्ब का पावर कम है तो रेजिस्टेंस उसका हाई होगा। अभी यहाँ पे हमने फाइंड किया, देख लीजिए आप। और अगर पावर ज़्यादा हो रही है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो यानी रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट कम जनरेट होगी। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी। तो कौन सा हमारा ज़्यादा ग्लो करेगा? 40 वाट का बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक हीटर is used on 220 volt supply and takes a current of 5 ampere, then what is its power? Very easy question, सिंपल सा। क्या करना है? P इक्वल टू वी आई में फॉर्मूला पता है, वोल्ट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा पावर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा पावर? 1100 वाट। पावर कितना है? 1100। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखते हुए कैसे? kW आवर। ठीक है, किलोवाट आवर। तो जो हमारे घरों में सप्लाई होती है लाइट, वही होती है ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू
1 kWh इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, यानी अगर देखा जाए कि जब भी हम पावर का मल्टीप्लाई हम टाइम के साथ कर देंगे, यानी पावर का मल्टीप्लाई अगर हम टाइम के साथ कर दें तो वो हमारी क्या बन जाती है, एनर्जी बन जाती है। क्या बन जाती है? एनर्जी बन जाती है। और एनर्जी क्या है? ये किलोवाट आवर, यही तो एनर्जी है, यानी 1 यूनिट। अब इसमें ये क्वेश्चन आ जाए कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। तो 1 किलोवाट आवर को अगर हम 1000 वाट लिखें और आवर को 3600 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा हमारा 36, 5 टाइम 0 कितना हो गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, ये हमारी कमर्शियल यूनिट होती है। ओके, क्योंकि जब भी हम पावर का मल्टीप्लाई टाइम साथ करेंगे एनर्जी मिलेगी हमको। और एनर्जी क्या होती है, ये आती कहाँ से, ये भी अगर हम देखना चाहे देख सकते हैं कि ये हमारा P इक्वल टू W/T होता है। अब वर्क डन ही क्या होती है, हमारी एनर्जी होती है। कोई भी अगर वर्क डन रहे एनर्जी मिलेगी। तो अब यही हमारा यहीं से हमने क्या किया, E इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई T। ओके, तो देन मूव ऑन एग्जांपल्स। An electric heater is used on 220 volt supply and takes a current of 5 ampere. What it is its power? अभी हमने पीछे निकाला था, P is equal to V by I से हम निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है। कितना आ जाएगा हमारा P is equal to 220 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई 5, यानी 1100 वाट। कितना है 1100 वाट? अगर इसको किलो वाट में लिखना चाहेंगे तो कितना 1.1 किलो वाट। सेकेंड कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 1 आवर इफ 1 किलो वाट कॉस्ट 50 पैसे। अगर 1 किलो वाट आवर की जो कॉस्ट है 50 पैसे है, तो अगर हीटर को 1 आवर के लिए अगर यूज करते हैं तो इतने अमाउंट का कितने पैसे होंगे। लेट्स फाइंड इट। तो एक फॉर्मूला हमने देखा था हीट का, यानी कह लो उसको सिंपल सा एनर्जी भी हम कह सकते हैं, हीट भी एनर्जी। तो VIT ये होता है। अब VI क्या है? पावर है। VI क्या है? हमारी पावर है। तो 1.1 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है? 1 है, यानी कितना आ गया एनर्जी भी 1 मल्टीप्लाई बाई 1 किलो वाट आवर। अब 1 किलो वाट आवर की 50 पैसे हैं, तो 1.1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1.1 मल्टीप्लाई बाई 50। कितना हो जाएगा ये 55 पैसे, यानी 0.55 रुपीज। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर हीटर रेटेड 4 किलो वाट, एक हीटर जो 4 किलो वाट का है एंड 220 वोल्ट उसकी ये पावर दी हुई है और ये आपका वोल्टेज दिया। कैलकुलेट द करंट। तो करंट हम कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, P इज इक्वल टू VI से। अब यहाँ से I इज इक्वल टू P बाई V, 4000 हम इसको लिख सकते हैं 4 किलो वाट को, और मल्टीप्लाई बाई 220, 10210 कैंसिल, 10210 कैंसिल। अब इसको हम अगर 22 को 400 को 22 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा हमारा। फर्स्ट तो 1 टाइम में जाएगा, अगेन 18.18 अप्रॉक्स कुछ आएगा, ठीक है, रिपीटेड हो जाएगा। तो हमारा करंट कितना आ गया 18.18 एम्पियर। ओके, करंट कितना है हमारा 18.18 एम्पियर। द रेजिस्टेंस ऑफ हीटर, अब इसका
क्या निकालना, रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं हम, क्योंकि करंट मिल गया हमको, V इक्वल टू आई आर। तो R इज इक्वल टू V बाई आई। तो V हमारा 220 वोल्ट है और 18.18 कितना आ जाएगा हमारा, 18.18 आपका आएगा 12.10 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना आएगा 12.10। कह रही था एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स, यानी कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है 2 आवर्स में। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारा है P मल्टीप्लाई बाई टी, ये फॉर्मूला हमारा P मल्टीप्लाई बाई टी। अब पावर कितना दी हुई है 4 किलोवाट मल्टीप्लाई बाई 2, कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी 8 किलोवाट आवर, यानी यूनिट में अगर कन्वर्ट करें एक्स को तो 8 यूनिट। अब कह रही थे कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज प्राइस्ड एट 50 पैसे, यानी 1 किलोवाट आवर की जो प्राइस है वो 50 पैसे है। तो 8 किलोवाट आवर की कितनी होगी, 8 मल्टीप्लाई बाई 50, 400 पैसे, यानी 4 रुपीज़।